आज की हमारी चर्चा एक ऐसी दुनिया पर केंद्रित है जहां सम्मान और इज्जत की कीमत कभी-कभी जान से भी ज्यादा हो जाती है। एक ऐसी कहानी जो हमें भारतीय गांव के जीवन में, गरीबी में और उस सामाजिक दबाव की परतों में ले जाएगी जो कहीं ना कहीं आज भी मौजूद है। बिल्कुल। हमारे सामने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के कुछ बहुत ही मार्मिक अंश हैं। हम कोशिश करेंगे इन हिस्सों में छिपे उन पलों को समझने की जहां एक किसान का पूरा जीवन, उसके छोटे छोटे फैसले और उसकी मान्यताएं दांव पर लग जाती हैं। हाँ, और आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मर्जाद यानी सामाजिक प्रतिष्ठा और धर्म यानी कर्तव्य, ये दो शब्द एक आम इंसान के फैसलों पर कैसे हावी हो जाते हैं और कैसे कभी-कभी यही मर्जाद और धर्म उसे बचाने के बजाय एक तरह से उसकी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे दृश्य से जो किसी को भी चौंका देगा। कहानी के एक हिस्से में होरी अपनी पत्नी धनिया को पीट रहा है। घर में जबरदस्त हंगामा मचा है, बच्चे रो रहे हैं और उनका बेटा गोबर अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा है। पूरा गांव तमाशा देख रहा है। और ये कोई मामूली घरेलू झगड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस पूरे गुस्से और हिंसा के केंद्र में है उनकी गाय। हाँ, जिसे होरी के अपने ही भाई हीरा ने जहर देकर मार डाला है। धनिया का दिल टूट गया है और वो इंसाफ चाहती है। वो तो चीख रही है कि मैं आज अपने पति और उसके हत्यारे भाई दोनों को जेल भिजवाऊंगी। बिल्कुल, लेकिन होरी वो खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपने भाई को बचाने पर अड़ा हुआ है। यहाँ सच और पारिवारिक सम्मान के बीच एक सीधी टक्कर है। और यहीं पर होरी वो फैसला लेता है जो शायद उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल देता है। जब धनिया उसे चुनौती देती है कि अगर सच्चे हो तो बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा, तो होरी ये बिल्कुल नहीं। ये परिवार पहले वाली मानसिकता का एक क्लासिक उदाहरण है जो हम आज भी अपने आसपास देखते हैं। सही बात है। लोग अपने परिवार, अपने भाई बंधुओं को बचाने के लिए सच को अनदेखा कर देते हैं। होरी कोई बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो धर्म और मर्जाद के इस जाल में फंस गया है जहां भाई को बचाना सच बोलने से बड़ा कर्तव्य बन गया है। इसमें गांव के लोगों की जनमत की क्या भूमिका रहती है? बहुत दिलचस्प भूमिका है। शुरुआत में तो लोग होरी को समझाते हैं कि भाई भाई में ऐसा होता है, मामला रफा दफा करो। लेकिन जब होरी झूठी कसम खाता है तो हवा का रुख बदल जाता है। धीरे धीरे पूरा गांव समझ जाता है कि हीरा ही दोषी है और होरी झूठ बोल रहा है। अच्छा। तो एक तरह से सच की जीत तो होती है, लेकिन होरी अपने ही घर और गांव में अकेला पड़ जाता है। उसकी क्या कहते हैं, नैतिक हार हो जाती है। और मामला तब और बिगड़ जाता है जब थानेदार जांच के लिए गांव आ पहुंचता है। पर एक आम गरीब इंसान के लिए तो पुलिस का आना न्याय की उम्मीद होनी चाहिए थी, है ना? यही तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा व्यंग्य है। और प्रेमचंद इसी को दिखाते हैं। यहाँ पुलिस न्याय का प्रतीक नहीं है बल्कि शोषण का एक और औजार है। अच्छा। थानेदार की दिलचस्पी इस बात में बिल्कुल नहीं है कि गाय को किसने मारा। उसकी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में है कि इस मौके से कितने पैसे बटोरे जा सकते हैं। और गांव के मुखिया भी, हाँ, दाता दीन झिंगुरी सिंह पटेश्वरी, वो भी होरी को बचाने के नाम पर नहीं बल्कि सौदेबाजी में अपना हिस्सा बनाने के लिए आगे आते हैं। 30 रुपए में सौदा तय होता है। होरी, जिसके घर में खाने को दाने नहीं है, वो जैसे तैसे उधार लेकर रुपए एक अंगोछे में बांधकर थानेदार को देने जाता है। और तभी वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मुझे जो बात सबसे ज्यादा जो मुझे हैरान करती है वो है धनिया का रिएक्शन। होरी तो सिस्टम के आगे झुकने को तैयार है, पर धनिया अचानक एक चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है। वो हिम्मत कहाँ से आती है? ये उस दबी हुई आत्मा का विस्फोट है जो सालों से अन्याय सह रही थी। जब होरी रिश्वत देने के लिए आगे बढ़ता है तो धनिया नागिन की तरह फुफकारती है और उसके हाथ से रुपयों वाला अंगोछा छीन लेती है। हाँ, और सारे सिक्के जमीन पर बिखर जाते हैं। और फिर वो जो कहती है वो किसी क्रांति से कम नहीं है। हाँ, वो दहाड़ कर कहती है, जिसके घर में चूहे लोटे वो भी इज्जत वाला है। और फिर वो गांव के मुखियाओं को ललकारती है, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। वो कहती हैं सूद ब्याज, नजर नजराना, घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। और वो लाइन, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। सोचिए, एक आम घरेलू औरत जो शायद कभी गांव से बाहर भी नहीं गई, वो सीधे थानेदार और गांव के सबसे ताकतवर लोगों से भिड़ जाती है। ये सिर्फ एक रिश्वत के खिलाफ गुस्सा नहीं है, ये पूरे भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ एक ऐलाने जंग है।
इस एक घटना से धनिया गांव में किंवदंती बन जाती है। पर क्या धनिया का ये विद्रोह असल में कुछ बदल पाता है अंत में? अंत में तो मुखिया लोग थानेदार को खुद घूस दे ही देते हैं और मामला वहीं का वहीं रहता है। तो क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक उबाल था जिसका कोई नतीजा नहीं निकला? नतीजा निकला, लेकिन वैसा नहीं जैसा हम सोचते हैं। होरी की समस्या का तुरंत समाधान नहीं हुआ, ये सच है, लेकिन इस घटना ने व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर कर दिया। कैसे? थानेदार जब होरी से पैसे नहीं वसूल पाता तो वो उन्हीं मुखियाओं से 50 रुपए वसूल लेता है जो होरी को लूटने आए थे। अच्छा। वो सज्जन जो शिकारी बनकर आए थे खुद शिकार होकर लौटते हैं। तो धनिया का विद्रोह भले ही व्यवस्था को न बदल पाया हो, पर उसने उस व्यवस्था के ठेकेदारों का नकाब जरूर उतार दिया। एक तूफान थमा नहीं कि घर पर दूसरी आफत आ जाती है। हाँ, होरी का बेटा गोबर पड़ोस के गांव के भोला की विधवा बेटी झुनिया को गर्भवती कर देता है और फिर डर के मारे उसे आधी रात में अपने घर के दरवाजे पर छोड़कर शहर भाग जाता है। यहाँ होरी और धनिया के चरित्र की असली परीक्षा होती है। सामाजिक रूप से ये एक बहुत बड़ा कलंक था। बिल्कुल, कोई भी इज्जतदार आदमी उस लड़की को घर में पनाह नहीं देता। धनिया का पहला रिएक्शन भी गुस्से का ही होता है। वो झुनिया को घर से निकाल देना चाहती है, लेकिन जब वो झुनिया को रोते हुए बेसहारा देखती है तो उसका गुस्सा मातृत्व और दया में बदल जाता है। वो भूल जाती है कि समाज क्या कहेगा। हाँ, वो क्षण बहुत ही भावुक है जब झुनिया होरी के पैरों पर गिरकर कहती है, दादा अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई ठौर नहीं। तो होरी का दिल पिघल जाता है। बिल्कुल, वो झुनिया की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, डर मत बेटी, डर मत, ये तेरा घर है। और फिर वही धनिया जो उसे निकालना चाहती थी उसे गले लगा लेती है। लेकिन समाज उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करता। नहीं। गांव की पंचायत बैठती है और होरी पर 100 रुपए नकद और 30 मन अनाज का भारी जुर्माना लगा दिया जाता है। इसे डांट कहते हैं। हाँ, और ये सजा झुनिया जैसी कुल्टा को घर में पनाह देने की है। और होरी इस अन्याय को भी सिर झुकाकर स्वीकार कर लेता है। ये बात आज के समय में समझना थोड़ा मुश्किल है। कोई इतना बड़ा अन्याय चुपचाप कैसे सह सकता है? यहाँ प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि होरी के लिए सामाजिक ढांचे में बने रहना अकेले न्याय पाने से ज्यादा जरूरी है। वो कहता है, आज मर जाए तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पार लगाएगी। अच्छा, उसके लिए बिरादरी से कटकर जीने की कल्पना भी मौत से बदतर है, भले ही वही बिरादरी उसका खून क्यों ना चूस रही हो। धनिया फिर विद्रोह करती है। वो पंचों को कोसती है, ये पंच नहीं है, राक्षस है। लेकिन होरी अपनी पूरी की पूरी फसल जो खलिहान में पड़ी है जुर्माने में दे देता है और बचे हुए 80 रुपए के लिए अपना घर गिरवी रख देता है। और यहीं से होरी का पतन तेजी से शुरू होता है। हाँ, वो किसान से मजदूर बनने की राह पर चल पड़ता है। तो गांव में होरी अपनी इज्जत और जमीन दोनों गंवा चुका है। और विडंगना देखिए, जिस बेटे की वजह से ये सब शुरू हुआ वो अब एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया है जहां इन बातों के शायद कोई मायने ही नहीं है। गोबर लखनऊ भाग जाता है। सही। और शहर का अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया है। वो अमीनाबाद के मजदूरों के बाजार में सैकड़ों लोगों को काम की तलाश में खड़ा देखता है और निराश हो जाता है। ये गांव से शहर की ओर पलायन की वो कठोर हकीकत है। बिल्कुल, जहां उम्मीदें अक्सर टूट जाती हैं। और तभी उसकी मुलाकात एक बहुत ही दिलचस्प किरदार मिर्जा खुर्शीद से होती है। मिर्जा साहब बूढ़े अधमरे मजदूरों को कबड्डी खेलने के लिए 6 आने रोज की मजदूरी दे रहे हैं। ये सुनकर ही अजीब लगता है। ये पूरा प्रसंग एक जबरदस्त सामाजिक कटाक्ष है। प्रेमचंद एक ही फ्रेम में 2 भारत दिखाते हैं। एक तरफ वो बूढ़े मजदूर हैं जो 6 आने के लिए कबड्डी खेलकर अपनी जवानी याद कर रहे हैं, उनके लिए ये पेट भरने का सवाल है। और दूसरी तरफ अहाते में शहर के अमीर और पढ़े लिखे लोग, राय साहब, खन्ना, मिस मालती, प्रोफेसर मेहता। हाँ, ये सब कुर्सियों पर बैठे व्यापार, राजनीति और फायदे नुकसान की बातें कर रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक तमाशा है। और इसी माहौल में एक बड़ी दिलचस्प बहस छिड़ जाती है कि एक आदर्श जीवन संगिनी कैसी होनी चाहिए। प्रोफेसर मेहता अपनी राय रखते हैं और उनकी बातें सुनकर आज के जमाने में तो किसी को भी हैरानी होगी। बिल्कुल, मेहता कहते हैं कि उन्हें ऐसी पत्नी चाहिए जो वफा और त्याग की मूर्ति हो, जो खुद को पूरी तरह मिटाकर पति की आत्मा का एक हिस्सा बन जाए। और ये बात वो मिस मालती जैसी पढ़ी लिखी आजाद ख्यालों वाली महिला के सामने कह रहे हैं। कमाल है। यही तो विडंबना है। ये उस दौर के शिक्षित वर्ग की दोहरी सोच को दिखाता है। सार्वजनिक जीवन में ये लोग महिलाओं की स्वतंत्रता और बराबरी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब निजी जीवन की बात आती है तो उन्हें एक पारंपरिक समर्पित पतिव्रता पत्नी ही चाहिए। ये एक बौद्धिक विलास की दुनिया है। बिल्कुल,
जिसका धनिया और झुनिया के यथार्थ से, उनकी रोजमर्रा की लड़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरफ शहर में गोबर ये बौद्धिक बहस और नई दुनिया देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ गांव में उसके पिता के लिए जिंदगी और भी मुश्किल होती जा रही है। हाँ, जुर्माना भरने के बाद घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। परिवार अब भुखमरी की कगार पर है। और ठीक इसी वक्त जब होरी सबसे ज्यादा कमजोर है, कहानी का एक और पात्र भोला अपना कर्ज वसूलने आ पहुंचता है। जी, ये वही भोला है जिसकी बेटी झुनिया अब होरी की बहू है। और वो अपनी गाय के 80 रुपए मांगता है। जब होरी पैसे नहीं दे पाता तो भोला उसके सामने एक बहुत क्रूर शर्त रखता है। वो कहता है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा था वैसे ही उसे घर से निकाल दो, फिर ना हम बैल मांगेंगे ना गाय का दाम। ये कहानी का शायद सबसे मार्मिक और निर्णायक मोड़ है। हाँ, होरी के सामने एक चुनाव है, अपनी बहू का सम्मान या अपनी आजीविका। और हमें ये समझना होगा कि एक किसान के लिए उसके बैल सिर्फ जानवर नहीं होते, वो उसके हाथ पैर होते हैं, उसके परिवार का हिस्सा होते हैं, उसके किसान होने की पहचान होते हैं। बिल्कुल, बैलों के बिना किसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मजदूर है। धनिया जोरदार विरोध करती है। वो कहती है कि झुनिया हमारी जान के साथ है, तुम बैल ले जाओ। लेकिन अंत में होरी का फैसला ही मायने रखता है, और होरी एक बार फिर अपने उसूलों को चुनता है, मानवता को चुनता है। वो भोला से कहता है, मैं बहू को तो न निकालूंगा, अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खोल लो। वो अपना फैसला, अपनी किस्मत भोला के धर्म पर छोड़ देता है। और भोला, जिसे अपने सम्मान, अपनी कटी हुई नाक की ज्यादा चिंता है, वो होरी के धर्म की दुहाई को अनसुना कर देता है। उसे लगता है होरी ने उसकी बेटी को रखकर उसकी बेइज्जती की है। हाँ, इसलिए वो जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खोलता है और हाँकता हुआ चला जाता है। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन होरी के अपने ही शब्दों ने उनके हाथ बांध दिए हैं। होरी अपने ही दिए हुए वचन और धर्म के बोझ तले अपनी आंखों के सामने अपना सर्वनाश होते हुए देखता रहता है। तो इन अंशों से हमने देखा कि कैसे मर्जात का बोझ, समाज का दबाव और एक कभी न खत्म होने वाला कर्ज का चक्र एक किसान की जिंदगी को धीरे धीरे पीस कर रख देता है। बिल्कुल। होरी अपने धर्म और सिद्धांतों को बचाने की हर कोशिश में और ज्यादा बर्बाद होता चला जाता है। यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है। होरी का अपने उसूलों पर टिके रहना, उसका त्याग, उसकी सहनशीलता, क्या ये उसकी महानता है या फिर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? वहीं दूसरी तरफ धनिया है, जो हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, भले ही उसे फौरी तौर पर सफलता ना मिले। तो प्रेमचंद शायद अपने पाठकों के लिए यही सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, कि एक क्रूर और अन्यायी व्यवस्था में चुपचाप सब कुछ सहते जाना ज्यादा बड़ा पाप है, या उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे उसका नतीजा कुछ भी क्यों ना हो? क्या धनिया का विद्रोह ही उस अंधेरे में इंसानियत को जिंदा रखने का एकमात्र तरीका है? सोचने वाली बात है। तो आज हम मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान के कुछ पन्नों को पलटेंगे और उनमें छिपे हुए भारत की आत्मा को टटोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास उपन्यास के 4 अध्यायों के कुछ हिस्से हैं जो हमें 2 बिल्कुल अलग लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह गुंथी हुई दुनियाओं में ले जाते हैं। हाँ, और प्रेमचंद इन 2 दुनियाओं को सिर्फ दिखाते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे का आईना बनाते हैं। एक तरफ होरी का गांव है, जहां हर सांस एक संघर्ष है, और दूसरी तरफ लखनऊ का वो सभ्य समाज, जहां बड़ी बड़ी बातें और ऊंचे ऊंचे सिद्धांत है। दिलचस्प बात तो ये है कि शहर में जो बहस होती है, गांव में उसकी कीमत चुकाई जाती है। यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है। एक अदृश्य धागा है जो इन दोनों को जोड़ता है। बिल्कुल। हमारा मकसद आज उसी धागे को पकड़ना है। हम देखेंगे कि कैसे शहर की चमक दमक गांव के अंधेरे पर टिकी है और कैसे परंपरा और आधुनिकता की जमीन पर नए नए सवाल उग रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का ये हिस्सा शुरू होता है एक बहुत ही दिलचस्प जगह से। शहर की पढ़ी लिखी आधुनिक महिलाओं की एक सभा। हाँ, विमेन्स लीग का जलसा। हाँ। और वहां जो बहस छिड़ती है वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है, नहीं? बिल्कुल। मंच पर हैं उपन्यास के एक बहुत अहम किरदार फिलोसोफर डॉक्टर मेहता, और वो महिलाओं की भूमिका पर एक ऐसा भाषण देते हैं कि पूरी सभा में जैसे एक भूचाल सा आ जाता है। भूचाल आना तो लाजमी था। जरा उनके शब्द देखिए। वो कहते हैं, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। बाप रे, आज के जमाने में भी कोई ऐसी बात कहे तो हंगामा हो जाए। ये तो 1930 का दशक था। उनका पूरा तर्क इस बात पर टिका था कि पुरुष का स्वभाव हिंसक है, झगड़ालू और विनाशकारी है,
और इसी स्वभाव ने दुनिया को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। और इसके ठीक उलट वो स्त्री को एक ऊंचे आसन पर बिठा देते हैं। वो कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव दया, श्रद्धा, त्याग। हाँ, और सृष्टि का है। वो स्त्री को पुरुष से उतना ही श्रेष्ठ मानते हैं जितना प्रकाश अंधेरे से। लेकिन यहाँ एक पेच है। वही मैं कहने वाली थी। ये श्रेष्ठता उसे घर की चार दीवारी के अंदर ही देना चाहते हैं। वो पश्चिमी औरतों की नकल करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। हाँ, जहाँ उनके मुताबिक औरत स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गए हैं। ये बड़ा अजीब विरोधाभास है। एक तरफ देवी बनाना, दूसरी तरफ उसके पंख काट देना। ये बहुत जरूरी बात आपने उठाई। पहली नजर में मेहता एक दखियानुसी स्त्री विरोधी विचारक लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रेमचंद के किरदार इतने सीधे नहीं होते। वो असल में स्त्री शिक्षा या शक्ति के विरोधी नहीं हैं। वो चाहते हैं कि स्त्रियां पढ़ें, शक्तिशाली बने, पर वो सवाल उठाते हैं कि क्या उन्हें पुरुषों की तरह ही विनाशकारी शक्ति हासिल करनी चाहिए। अच्छा। वो हंस और बाज का एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो पूछते हैं, क्या हंस को मानस सरोवर की शांति छोड़कर बाज की तरह शिकार करना शोभा देगा? मतलब उनका डर यह है कि अगर स्त्री भी पुरुष की राह पर चल पड़ी तो दुनिया को विनाश से कौन बचाएगा? तो एक तरह से वो स्त्री को दुनिया की रक्षक के तौर पर देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि ये रक्षा का भार सिर्फ स्त्री पर ही क्यों हो? खैर, मेहता की इन बातों को, जो आज सुनने में भी काफी चौंकाने वाली हैं, उस सभा में मौजूद लोगों ने कैसे लिया? हंगामा तो होना ही था। उपन्यास की एक और तेज तर्रार किरदार हैं मिस मालती की छोटी बहन सरोज। हाँ। वो अपनी सहेलियों के साथ खड़ी हो जाती है और वो लोग जोर जोर से वोट के नारे लगाने लगती हैं। मतलब सीधे सीधे राजनीतिक अधिकारों की मांग। बिल्कुल। दूसरी तरफ बिजली अखबार के संपादक थे ओंकार नाथ, जो खुद को बहुत प्रगतिशील मानते थे। हाँ, उन्होंने इसे सड़ी हुई पुरानी बातें कहकर खारिज कर दिया। और मुझे यकीन है कि वहां कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मन ही मन बहुत खुश हुए होंगे। अरे बिल्कुल, मिस्टर खन्ना जैसे पुरुष जिनकी अपनी सोच ही वो सामंती थी, मन ही मन गदगद थे कि चलो कोई तो है जो इन पढ़ी लिखी औरतों को उनकी सही जगह बता रहा है। तो एक ही भाषण ने उस समाज के सारे अंतर्विरोधों को सतह पर ला दिया। और यहीं से कहानी का वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जिससे प्रेमचंद पूरे उपन्यास में जूझते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय स्त्री का आदर्श क्या हो? क्या वो त्याग और सेवा की वो पारंपरिक मूर्ति बने जिसे मेहता पूजना चाहते हैं, या फिर सरोज की तरह अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली आधुनिक नागरिक बने? तो चलिए, एक तरफ शहर में ये सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि स्त्री का आदर्श क्या हो। हाँ, लेकिन इन सिद्धांतों का उस भारत से क्या लेना देना है जहां जिंदगी आदर्शों पर नहीं बल्कि दो वक्त की रोटी के संघर्ष पर चलती है। यही तो प्रेमचंद का कमाल है। वो एक ही झटके में हमें बौद्धिक विलास की दुनिया से उठाकर जिंदगी की नंगी हकीकत के सामने पटक देती हैं। कहानी होरी पर आती है जो अपनी गन्ने की फसल लेके खन्ना साहब की चीनी मिल पहुंचाए। और उसकी आंखों में एक छोटा सा सपना है, फसल के 120 रुपए मिलेंगे तो वो एक जोड़ी बैल खरीदेगा और अपनी रुकी हुई खेती फिर से शुरू कर पाएगा। एक किसान के लिए उसके बैल क्या होते हैं, ये तो सब कुछ। वो 120 रुपए सिर्फ रुपए नहीं थे, वो होरी की उम्मीद थे, उसकी इज्जत का सवाल थे। लेकिन होता क्या है? होता वही है जो सदियों से होता रहा है। जैसे ही होरी के हाथ में पैसे आते हैं, महाजनों की पूरी फौज गिद्धों की तरह उस पर झपट पड़ती है। झिंगुरी सिंह, दाता दीन, दुलारी साहुआइन, सब अपना अपना हिसाब लेके तैयार बैठे थे। झिंगुरी सिंह तो मिल के गेट पर ही आसन जमाए हुए थे। उन्होंने होरी के 120 रुपए लिए, अपना सूद ब्याज काटा और उसके हाथ में सिर्फ 25 रुपए थमा दिए। 120 की उम्मीद लेकर गया किसान 25 रुपए लेकर लौट रहा था। और ये दुख यहीं खत्म नहीं होता। नहीं, ये हिस्सा पढ़ते हुए तो दिल बैठ जाता है। होरी जब उन 25 रुपयों को लेकर उदास मन से बाहर निकलता है तो जमींदार का कारिंदा नोखेराम उसे ललकारता है। और होरी बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द की बहस किए, वो 25 रुपए भी उसके हाथ पर रख देता है और बिल्कुल खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ता है। घर पर उसकी पत्नी धनिया, बेटियां सोना, रूपा और बहू झुनिया सब उम्मीद से उसकी राह देख रही हैं कि आज घर में बैल आएंगे। उफ। और प्रेमचंद यहाँ एक अदृश्य लेकिन बहुत क्रूर धागा बुनते हैं। खन्ना की फैक्ट्री में जो गन्ना पिसता है वो सिर्फ गन्ना नहीं, होरी का सपना है। और उस गन्ने से बनी चीनी की मिठास से शहर में जो पार्टियां होती हैं उनमें मेहता जैसे लोग सिद्धांतों पर बहस करते हैं। बिल्कुल। एक की जिंदगी का रस निचोड़कर ही दूसरे की दुनिया में चमक आती है। ये रिश्ता सिर्फ शोषण का नहीं बल्कि एक दूसरे पे टिके होने का है। एक के अंधेरे पर दूसरे की रोशनी टिकी है। और शोषण का ये जाल सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है।
शहर में इसका रूप बदल जाता है। वहां सिद्धांतों और नैतिकता का शोषण होता है। हाँ, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बिजली अखबार के संपादक ओंकारनाथ। ओंकारनाथ, जो खुद को न्याय और सच का सबसे बड़ा सिपाही बताते हैं, वो राय साहब के पास पहुंचते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि मैं आपके खिलाफ अखबार में छापूंगा। कि आपने होरी से गैर कानूनी जुर्माना वसूला है। हाँ, और बड़े बड़े भाषण देते हैं कि कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज नहीं है। सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन फिर क्या होता है? राय साहब राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। वो पहले धमकाते हैं, फिर जब बात नहीं बनती तो वो रिश्वत का एक बहुत ही सभ्य तरीका निकालते हैं। अच्छा। वो कहते हैं, मैं आपके अखबार के 100 ग्राहकों का चंदा अपनी तरफ से दे दूंगा। ये सीधी रिश्वत नहीं है, इस सिद्धांतों पर चढ़ाई गई चीनी की परत है। क्या बात है। और ओंकारनाथ का क्या हुआ? उनके बड़े बड़े सिद्धांत कहाँ गए? यही तो प्रेमचंद की खूबी है। वो किरदारों को हीरो या विलेन में नहीं बांटते। वो दिखाते हैं कि बड़े बड़े आदर्श भी पेट की भूख और जरूरत के आगे कितने कमजोर पड़ जाते हैं। मतलब ओंकारनाथ का अखबार घाटे में चल रहा था? हाँ, बिल्कुल। वो बुरे इंसान नहीं है, बस मजबूर हैं, और ये मजबूरी उन्हें पाखंडी बना देती है। वो खुद को समझा लेते हैं कि मेरे अकेले के लिखने से क्या होगा। एक राय साहब के सुधर जाने से दुनिया से अन्याय तो मिट नहीं जाएगा। तो फिर क्यों ना इस दान को स्वीकार कर लिया जाए। क्या बात है। ये शहर का पाखंड है, गांव में शोषण नंगा है, क्रूर है। और शहर में वही शोषण सिद्धांतों और आदर्शों का नकाब ओढ़ कर आता है। चलिए इसी शहर में वापस लौटते हैं और स्त्री जीवन के उन दो ध्रुवों को देखते हैं जिन्हें प्रेमचंद ने मिस मालती और गोविंदी के रूप में रचा है। हाँ, ये दोनों किरदार उस बहस को आगे बढ़ाते हैं जो मेहता ने शुरू की थी। एक तरफ मिस मालती हैं, जिन्हें उपन्यास में कहा गया है बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी। बहुत दिलचस्प उपमा है ये। बाहर से तितली यानी चंचल, खूबसूरत, आजाद, जो पुरुषों के बीच लोकप्रिय है, उनके साथ हंसती बोलती है, इंग्लैंड से पढ़ी लिखी डॉक्टर है। लेकिन भीतर से मधुमक्खी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो सिर्फ दिखावा नहीं है, वो मेहनती है। अपने बीमार पिता और 2 छोटी बहनों की पूरी जिम्मेदारी उसी पर है। अच्छा। वो मधुमक्खी की तरह सुबह से रात तक काम करती है, शहद इकट्ठा करती है ताकि उसका छत्ता यानी उसका परिवार चल सके। हाँ। लेकिन समाज को उसकी मेहनत नहीं दिखती, सिर्फ उसका तितली वाला रूप दिखता है। हाँ, उसका मिस्टर खन्ना जैसे शादीशुदा आदमी के साथ खुला मेलजोल दिखता है और लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। और डॉक्टर मेहता भी उन पर सवाल उठाते हैं। बहुत ज्यादा। कार में उन दोनों के बीच एक बहुत तीखी बातचीत होती है। मेहता उन पर सीधा आरोप लगाते हैं कि तुम खन्ना को शह दे रही हो, तुम उनकी पत्नी गोविंदी का घर तोड़ रही हो। और इस पर मालती, जो हमेशा हाजिर जवाब और आत्मविश्वास से भरी दिखती है, वो उत्तेजित होकर रो पड़ती है। ये पल बहुत कुछ कहता है। वो दिखाता है कि वो पत्थर दिल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जो अपनी आज़ादी, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और समाज के तानों के बीच एक बहुत मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। तो मालती उस आधुनिक स्त्री का प्रतीक है जो अपनी राह खुद बना रही है, लेकिन उससे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल। और सिक्के का दूसरा पहलू है गोविंदी, मिस्टर खन्ना की पत्नी। हाँ, गोविंदी उस पारंपरिक भारतीय नारी का प्रतीक है जिसके बारे में मेहता भाषण दे रहे थे। पतिव्रता, त्यागमयी, सहनशील। लेकिन प्रेमचंद दिखाते हैं कि इस त्याग और सहनशीलता के पर्दे के पीछे एक भयानक त्रासदी छिपी है। उनके पति मिस्टर खन्ना उनकी पूरी तरह उपेक्षा करते हैं, खुलेआम मालती के पीछे भागते हैं और एक बहस के दौरान उन्हें पीटते भी हैं। हाँ, ये बहुत ही दर्दनाक हिस्सा है। उस पिटाई के बाद अपमान से टूटकर गोविंदी घर छोड़ने का फैसला कर लेती हैं। और यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल, पार्क में उनकी मुलाकात डॉक्टर मेहता से होती है। और ये उपन्यास के सबसे महत्वपूर्ण दृश्यों में से एक है। हाँ, मेहता जिन्होंने अभी अभी विमेंस लीग में त्याग और सेवा की देवी का महिमा मंदन किया था, उन्हें गोविंदी में अपनी उस आदर्श नारी की जीती जागती छवि दिख जाती है। एक ऐसी स्त्री जो अपमान सहकर भी अपने धर्म पर कायम है। बिल्कुल। और वो उनसे कहते क्या हैं? वो उन्हें इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता सुझाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गोविंदी की पीड़ा को नहीं देखते, वो उसके त्याग को देखते हैं। वो उसकी पूजा करने की बात करते हैं। कहते हैं मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। वो उसके जख्मों पर मरहम नहीं लगाते, बल्कि उन जख्मों को ही गहना बता देते हैं। सही कहा। और उसका नतीजा ये होता है कि गोविंदी घर वापस लौट जाती है। मेहता उसे उसके मातृत्व और त्याग की महानता का एहसास कराकर, उसे एक देवी का दर्जा देकर वापस उसी अपमान और हिंसा के चक्र में धकेल देते हैं। बिल्कुल, वो एक तरह से उसके विद्रोह की भ्रूण हत्या कर देते हैं।
गोविंदी जो एक पल के लिए अपनी अस्मिता के लिए खड़ी हुई थी, वो वापस उसी पिंजरे में लौट जाती है। लेकिन अब उसके पिंजरे पर त्याग और महानता का सुनहरा पानी चढ़ा दिया गया है। तो आज गोदान के इन अंशों में हमने देखा कि प्रेमचंद ने किस तरह समाज की हर परत को मतलब उधेड़ कर रख दिया है। हाँ, एक तरफ गांव का वो शोषण का चक्र है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है, और दूसरी तरफ शहर का वो खोखला आदर्शवाद है जहां सिद्धांत भी बिक जाते हैं। और नारी जीवन के वो जटिल सवाल हैं जिनका कोई आसान जवाब नहीं है। एक तरफ मालती है जो आधुनिकता की राह पर है, अपनी शर्तों पर जीती है, लेकिन समाज उसे तितली समझकर खारिज कर देता है। तो दूसरी तरफ गोविंदी है जो त्याग और सेवा की मूर्ति है, लेकिन उसे देवी बनाकर उसी के दुखों के पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। यहाँ सोचने वाली बात यह है, जो डॉक्टर मेहता जैसे विचारक करते हैं, वो गोविंदी को एक ऊंचा आदर्श बताकर उसकी पीड़ा को एक गौरव में बदल देते हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन खतरनाक खेल है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या किसी को देवी या आदर्श का दर्जा देना वास्तव में उन्हें सशक्त बनाता है, या ये उनके शोषण और उनकी पीड़ा को सही ठहराने का एक सुंदर बौद्धिक तरीका बन जाता है? क्या गोविंदी का त्याग उसकी ताकत है या एक ऐसा जाल है जिससे वो शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएगी? प्रेमचंद इसका जवाब नहीं देते। ये सवाल वो हमारे लिए छोड़ जाते हैं।